हाँ जी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए आप यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है स्ट्रिक्ट रूल्स, तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और अगर आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, गवर्नमेंट ये रोज करती है कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एक्शन है। इसी तरह हम कहते हैं द रिवर, रिवर के ऊपर मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं, द रिवर फ्लोज। अगर मैं कहता हूं द रिवर फ्लोज, दरिया बहता है, तो बिल्कुल ये दरिया की नेचर है, दरिया बहता है। ठीक है, द रिवर फ्लोज। अगर रिवर फ्लोज में कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्शन, इट इज द नेचर ऑफ रिवर दैट इट फ्लोज। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द रिवर इज फ्लोइंग, तो ऑफ कोर्स ये एक मिस्टेक है। रिवर इज फ्लोइंग का क्या मतलब है कि दरिया फ्लो कर रहा है आपके सामने, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता किसी भी तरह से। ठीक है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या रिवर जब आप देख रहे हैं तब फ्लो कर रहा है? नो। जब आप नहीं भी देख रहे हैं तो रिवर फ्लो करता है। दिस इज द नेचर ऑफ रिवर दैट इट फ्लोज। तो इस सेंस में फिर हम जो यूज करते हैं दैट इज, जो टेंस हमारे पास है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेचर भी आ रही है, ड्यूटी भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, डेली रूटीन भी आ रही है, एक्चुअल एक्शन भी आ रहा है, कोटेशनल लैंग्वेज भी आ रही है। ये सारे यूजेजेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब मैं एक सिंपल सेंटेंस दे देता हूं, द स्काई इज लुकिंग ब्लू। अब द स्काई इज लुकिंग ब्लू या द स्काई लुक्स ब्लू, रिटर्न में कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट होगा? रिटर्न में आपके पास जो सेंटेंस करेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म एक्शन ये कि स्काई, स्काई की ये नेचर है कि स्काई की जो नेचुरल कलर है वो है द स्काई लुक्स ब्लू। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ये है। कंटिन्यूस में भी ये ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन के मुताबिक होगी कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आप आसमान की तरफ देखते हैं, तो फिर आपको एक चेंज नजर आता है और आप कहते हैं द स्काई टुडे, द स्काई इज लुकिंग मोर ब्लू, द स्काई इज लुकिंग ब्लूअर। जस्ट सपोज कि आपको ये चीज कंटिन्यूस में आपने आसमान की तरफ देखा और आपको ये चीज नजर आई, तो देन इफ यू से दिस पॉइंट, तो वहां पे एक सेंस बनता है आपका। उसके अलावा जो आपका डेफिनेटली सेंस बनेगा वो आप देख लें कि वो किस तरह से आप सही करेंगे उसको, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें नेचर के रिलेटेड जो बातें होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जाती है। अब द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट या द सन सेट्स इन द वेस्ट? द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट या द सन सेट्स इन द वेस्ट? द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि नेचर के रिलेटेड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है ना। आप सेटिंग को क्या देख सकते हैं, आप खड़े होके, आप सेटिंग तो एक इतना स्लो प्रोसेस है कि आप खड़े होके देखें तो आपको पता ही नहीं चलता है। वो स्लो भी है, फास्ट भी है, लेकिन उसका पेस ऐसा है कि आप उसे नोट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। द स्टार्स आर लुकिंग ब्राइट और द स्टार्स लुक ब्राइट। अब अगर आप कह रहे स्टार्स आर लुकिंग ब्राइट, तो स्टार्स ब्राइट नजर आ रहे हैं, तो स्टार तो हमेशा ब्राइट नजर आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आप कह रहे हो कि स्टार ब्राइट नजर आ रहे हैं। स्टार तो नजर आते ही ब्राइट है, तो इससे इस चीज को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं कि द स्टार्स लुक ब्राइट, नॉट द स्टार्स आर लुकिंग ब्राइट, क्योंकि स्टार्स का काम ही है ब्राइट दिखना। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में याद कर लेते हैं और आप कहते हैं कि बस ये काफी है, हमने सीख लिया प्रेजेंट टेंस। जी, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है जो आप सीखते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, एकेडमीज के अंदर, जो आपको सिखाया जाता है कि बस सब्जेक्ट लगानी है ही या शी या इट, कोई वर्ब लगाना है प्ले को ड्राइव, कोई ऑब्जेक्ट लगाना है कार फूड, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया।
और जब आप राइटिंग के लेवल में आते हैं तो आपको बताया जाता है कि जी आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ टेंस यहाँ गलत है, यहाँ पे गलत है, ये तो आप नेचर की बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, गलत है। यहाँ पे आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं कर रहे हैं, गलत है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये फिर कहाँ से बात है आ गई, हमने तो ये नहीं पढ़ा। तो आपको पढ़ाई जाती है लेकिन आप गौर नहीं करते, आप डेली रूटीन के अंदर ये सारी बातें छुपी हुई है। डेली रूटीन मीन्स प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मीन्स द एक्शंस that are by the nature, that are the actions of the people which continue for a long period of time, which are also the actual actions, which are also the actions as part of a person's duty, as part of a person's responsibilities, as part of a person's daily work. These all are included in present indefinite tense. ये सारे present indefinite tense में आती है। So whether they cook food or the government imposes strict rules on civilians, दोनों sentences correct है और दोनों sentences simple है। इन दोनों में कोई भी एक सेंटेंस कंपाउंड नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन है, सेंटेंस में वर्ड्स ज्यादा हुए तो वो कंपाउंड है। नहीं, सेंटेंस में वर्ड्स ज्यादा होने से कंपाउंड नहीं होता, दो आइडियाज अलग अलग होने से सेंटेंस कंपाउंड होता है। फिर ये सेंटेंस बड़ा कैसे बना, इसमें एक वर्ड मैंने यहाँ पे स्टिक लगाया हुआ है। स्टिक जब नाउन से पहले आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस ज्यादा बेटर रखता है, ये चीज आपके एक्सप्रेशन को बेहतर बनाती है। दिस इज अ क्लास, एक सिंपल सेंटेंस है। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्लास, ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्लास, और आपने एडजेक्टिव्स लगाए, थोड़ा सा और डिफाइन हुआ। तो एडजेक्टिव्स लगाने से आपके सेंटेंसेस ज्यादा एक्सप्लेन्ड हो जाते हैं, ज्यादा डिफाइंड हो जाते हैं। तो ये एक स्टिक मैंने यहाँ पे वर्ड लगाया है। सेकेंडली, इस सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया है कि गवर्नमेंट इंपोज करती है क्या, रूल्स करती है। कौन से रूल्स? स्ट्रिक्ट रूल्स। किस पर करती है? सिविलियंस के ऊपर। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। स्टूडेंट्स लिखते हैं द गवर्नमेंट इंपोजेस रूल्स, फिर वो कहते हैं कि ये सेंटेंस गलत कैसे, हमने तो टेंस सही जगह यूज किया है, सही तरह से। तो भाई आपने सही तो यूज किया कि फ्रेजोलॉजी आपकी कहाँ पे गई, आपका कंप्लीशन वाली जो बात है वो कहाँ गई। आप सेंस तो मुकम्मल करें, आप आइडिया को तो कंप्लीट करें। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द पॉइंट। होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके फिर नेगेटिव आपको पता है, नोट लगता है नेगेटिव के अंदर, ये सबको ही पता है नोट कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। इंटेरोगेटिव आपको पता है, डज कहाँ पे लगता है, विद ई शी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट, आर्मी। कलेक्टिव नाउन्स की सारी लिस्ट निकालें, सारे प्रैक्टिस करें, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खुद सही हो जाएगी। आप करते ही प्रैक्टिस है ई शीट के साथ, तो फिर आपको बाकी प्रोनाउंस के साथ कैसे आपकी आदत हो जाएगी। अब आप देखें कि ज्यादातर जो प्रोनाउंस है सिंगुलर, वो आप प्रैक्टिस करते ही नहीं है। ईच भी सिंगुलर है, आइदर भी सिंगुलर है, नाइदर भी सिंगुलर है, इनके साथ आप प्रैक्टिस करते ही नहीं है। इसी तरह दिस सिंगुलर है, दैट प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव भी सिंगुलर है, ये भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते ही नहीं है। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन सारे सिंगुलर है, एवरीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, ये भी सिंगुलर है। तो प्रोनाउंस ही आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, सारे जो प्रोनाउंस है जो सिंगुलर है। फिर नाउन्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अ गवर्नमेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज, क्योंकि मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं पीपल की नहीं कर रहा हूं। पीपल का ग्रुप, ग्रुप इज वन, तो वी से ग्रुप ऑफ पीपल इज। फिर कुछ नाउन्स है जो कभी भी प्लूरल सिंगुलर होते ही नहीं है, वो प्लूरल ही होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं, जैसे सीरीज। सीरीज सिर्फ सिंगुलर है, सीरीज के साथ आर लगाते ही नहीं है, सीरीज इज। बट कैटल हमारे पास अगर एक कैटल है तो एस नहीं लगाते, अगर एक है तो कैटल इज, अगर बहुत सारे हैं तो कैटल आर। कुछ वर्ड्स है जो सिर्फ प्लूरल है, सिंगुलर होते ही नहीं है, जैसे यूथ, यूथ आर, यूथ इज कभी नहीं कहते। इसी तरह जैसे पुलिस, पुलिस के साथ इस कभी नहीं लगाते, पुलिस आर होता है हमेशा। फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि द एडजेक्टिव्स के साथ क्या लगाएंगे, द पुअर आर या द पुअर इज, ये भी केसेस हैं। तो ये सारे सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं पढ़ाता होता हूं, जो कि हमारे स्टार्टिंग लेक्चर्स है। जिनसे मिस हुए हैं वो इस सेशन में इनरोल्ड है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सेशन उनका जैसे ही ये जाएगा इससे प्रेसे के बाद, फिर
हम रिपीटिशन पे आ जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने 20 से ज्वाइन किया उनके टॉपिक्स जहाँ पे एंड होते जाएंगे वहां तक उनका जो सेशन है वो कंप्लीट होता जाएगा। जिनके टॉपिक्स जब तक मुकम्मल नहीं है उनका सेशन चलता रहता है। दे कीप टेकिंग द सेशन टिल देयर टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट आप देखें, फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का भी आपको पता है, छोटे क्लासेस से आपको पढ़ाया जा रहा है। फॉर्मल की एक अपनी वो है, इनफॉर्मल की एक अपनी है। इंटरोगेटिव की ये शक्लें होती हैं, ठीक है, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है। डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट गवर्नमेंट टेक स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्ट रूल्स, और डज गवर्नमेंट नॉट टेक स्ट्रिक्ट रूल्स, इम्पोज रूल्स। फॉर्मल इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट इजी है, राइटिंग में कम यूज होते हैं तो इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। ये पैराग्राफ है और इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा एंड दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस। अब कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस क्या होती है? जो अक्सर स्टूडेंट्स जब राइटिंग में आते हैं तो हम लिखते हैं उन्हें, उनके राइटिंग पे हम लिखते हैं कि यार आपका जो है कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस का इश्यू है, आपने अपने कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस पे काम करना है। तो व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस? कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस का ये मतलब है कि आपने कोई आइडिया के बारे में बात करना स्टार्ट की है, जब तक आप उस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पहला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, जब तक आप उस आइडिया के अंदर है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस में ही रहना है। बेशक आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाए, बट आपने रहना है प्रेजेंट के अंदर ही, उस आइडिया में जब तक आप है। जैसे ही आपने उस आइडिया से चेंज करके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं, तो आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन हो चुके हैं तो फिर आप पास्ट में रहे, आप पास्ट टेंसेस यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब आप फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आए, आपने पहला जुमला फ्यूचर का यूज किया प्लानिंग में, तो आप अब फ्यूचर के टेंसेस यूज करें जितने भी सेंटेंसेस है। ये नहीं है कि एक सेंटेंस प्रेजेंट का है, एक पास्ट में चला गया, एक फ्यूचर में चला गया। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी ऑफ टेंस। तो कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस बहुत ही जरूरी है जो स्टूडेंट राइटिंग में जिसकी मिस्टेक्स करते हैं। अब आप ये देखें, ये मैंने आपको पैराग्राफ लिख के दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो एक ऐसा टेंस है कि आप इसमें ऐसे भी लिखें, आप इस पे बुक्स भी लिखें, आप इस पे कुछ भी लिखें, ये बहुत वास्ट टेंस है, इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने आपको कहा नेचर के साथ भी इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी है, ड्यूटीज से भी है, एक्चुअल एक्शन से भी है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन जितने हैं सबसे। अब आप देखें, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उठता हूं, टेक अ बाथ, गेट फ्रेश एंड डू ब्रेकफास्ट, देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल, I read in class 8th. We have 8 periods in a day. I have a lot of subjects, but I like mathematics. After coming from school, returning from school, I take a short nap and then sit for doing my own work. In the evening, I take tea too. And as it gets dark, I go to our family room and spend some time with my parents. At 8 p.m., I take dinner, and after 1 hour, at 9 p.m., I go to bed. इसमें आप देखें टोटल मैंने कौन से टेंस यूज किए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि मैं डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ। डेली रूटीन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। कोई एक दो ऐसी बातें आ जाती हैं जिन्हें मुझे फ्यूचर में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में कहने पड़ते हैं, जो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहने पड़ते हैं, तो वो फिर मैं उसके लिए वो टेंस यूज करूंगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। कल हम कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ बड़े छोटे सब्जेक्ट्स के साथ, कंपाउंड सब्जेक्ट्स के साथ हम देखेंगे कि हम किस तरह इस टेंस को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। कंटिन्यूअस शॉर्ट टर्म एक्शंस के लिए यूज होगा, उसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली बातें नहीं आएंगी, इसमें शॉर्ट टर्म एक्शंस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट फिर कैसे यूज करते हैं? फॉर नियर पास्ट। फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कैसे यूज करते हैं? इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का। सिंस एंड फॉर के डिफरेंसेस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेन जो पार्ट्स है टेंसेस के वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो यहाँ तक आज ग्रामर का हम लेक्चर रखते हैं। बाकी जो पोर्शन है वो फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल डिटेल के साथ। और यहाँ तक जो बातें हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। जो स्टूडेंट्स ट्रायल क्लासेस ले रहे हैं, एक दो दिन के लिए आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर एक दो दिन के लिए आते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि वो ट्रायल क्लास लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, 2 दिन ले, 3 दिन ले, 4 दिन ले। लेकिन अगर आप रेगुलरली सेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को इनरोल करें, इसकी एक फीस है वो आप सबमिट करें, जो कि एक बहुत मुनासिब, बहुत थोड़ी सी फीस है। ठीक है, ये फ्री कोई सेशंस नहीं है कि आप जब आए आप ले लें, जब आप ना लेना चाहे तो आप ना लें। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रायल क्लासेस के लिए आ रहे हैं वो अपनी फीस जमा करें, रेगुलर सेशन में एनरोल हो। आपका कोई नहीं, आप जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आपको वहाँ पे आके हम सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे, अगर आप सीरियस से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, एक दो लेक्चर्स आपने अटेंड किए, एक दो आपने नहीं किए, तो फिर आई एम सॉरी टू से कि जो स्टूडेंट्स 2 4 दिन से आ रहे हैं उन्हें फिर मैं उनका जो एक्सेप्ट करना होगा वो फिर मैं नहीं करूंगा सेशन के अंदर जब वो ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं आज ग्रामर का। इसके बाद एक स्टूडेंट की जो एवेल्युएशन सेशन का वो हिस्सा है तो वो मैं चेक करके उनको वो करवा देता हूँ। जी, आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी ना, आप रेगुलर सेशन के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको ये वीडियो क्यों मिले? रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो वैसे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप रेगुलर स्टूडेंट स्टूडेंट में भी नहीं है तो डेफिनेटली। और जिन स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने होते हैं तो फिर वो लेक्चर को भी सीरियस नहीं लेते, इसलिए भी मैं कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड करता भी हूँ कभी कभार, तो फिर वो प्रोवाइड मैं नहीं करता। स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आपने हर चीज़ नोट करनी है, हर चीज़ सीखनी है खुद क्लास के अंदर, कोई आप रिकॉर्डेड के ऊपर आप इन्हें न करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उन्हें सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूं और वो जितनी फीस मैं उनसे डिमांड करूं वो मुझे पे करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि आई एम सॉरी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं प्रोवाइड नहीं करता। आई वर्क विद स्टूडेंट्स वन ऑन वन ऑनलाइन। ठीक है, एंड आई वांट देम टू बी प्रेजेंट इन माय क्लासेस मेंटली एंड फिजिकली। फिजिकली नहीं है रेगुलर सेशंस में, फिजिकल क्लासेस में, तो मेंटली तो आप प्रेजेंस हो, आपकी जरूरी है। तो एवेल्युएशन की तरफ आ जाते हैं। ओके जी, ये स्टूडेंट की एवेल्युएशन हम करते हैं। पैराग्राफ हमारे पास है यहाँ पे, तो देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक्स है, कौन सी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। हमजा, आप मौजूद हैं? ओके, सो देख लें आप फिर ये जो मिस्टेक्स हैं साथ साथ। ओके,
सीपैक गिव्स बेनिफिट इन पाकिस्तान। अब देखें, सीपैक गिव्स बेनिफिट, ये बहुत ही एक वीक एक्सप्रेशन की अलामत है कि आप कोई भी टाइटल, किसी भी तरह से कोई टाइटल बना रहे हैं, ठीक है। सीपैक गिव्स बेनिफिट इन पाकिस्तान नहीं होता है, सीपैक गिव बेनिफिट टू पाकिस्तान। पहले तो सीपैक गिव्स बेनिफिट टू पाकिस्तान, पर बेनिफिट अगर ये एक बेनिफिट नहीं दे रहा, ये बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप इसमें लगाएंगे सीपैक गिव्स बेनिफिट्स टू पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप इस एक्सप्रेशन को पहले तो आपने करेक्ट करना है, जो मैंने आपको करेक्शन बताया, उसके बाद फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं कि सीपैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। गेम चेंजर का मतलब यही है कि सीपैक जो है यहाँ पाकिस्तान की जो फैट है उसे, वो फेट को चेंज कर सकती है, सारे गेम को चेंज कर सकती है, जो इकोनॉमिक गेम है, तो वो बेटर एक्सप्रेशन हो जाता है। सीपैक मल्टीप्लाइज द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाई का मतलब है इंक्रीज करती है, बेटर एक्सप्रेशन। सीपैक इज अ होप फॉर पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। सीपैक गिव्स बेनिफिट टू पाकिस्तान, बेनिफिट बहुत ही डायरेक्ट वर्ड है, फायदा दे रहा है। फिर कैसा फायदा दे रहा है वो, फिर डेफिनेटली फायदे की जब आप डायरेक्ट बात करें तो फिर फायदा, कौन सा फायदा, डेफिनेटली वो फिर बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है, तो वो इनकम्प्लीट लगता है जरा सा अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं। कोई नहीं, आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन तो आपका पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कंटिन्यू ही रहता है। ओके, देन फर्स्ट वर्ड जो आपने सीपैक लिखा है ये कैपिटल में आएगा। सीपैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एट एस टू। अब देखें, अगर आपने कहा है कि सीपैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, पिछले 3 पैराग्राफ से मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपका टॉपिक सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। अगर इसके एस्पेक्ट्स है, इसके टाइप्स है, इसके काजेज है, इसकी डिटेल्स हैं, तो वो आपने एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस में कहना है, जो कि अलग जुमला होता है, आपने उसको कनेक्ट नहीं करना। कनेक्ट आप करें, लेकिन उसमें कनेक्शन में जो आप एस्पेक्ट की तरफ चले जाते हैं ना, वो आती है एक्सप्लेनेशन में, इसके लिए अलग सेंटेंस होना बेहतर है। तो सीपैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। फिर इसमें आप ये, इसको अगर आप लंबा करना ही चाहते हैं तो आप इसको ये लिखेंगे, सीपैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान that is beneficial for Pakistan's economic and other developmental prospects। अब इकोनॉमी और डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स में आपने बेनिफिट बताया कि गेम चेंजर किस चीज में, ठीक है। फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं कि हैंड नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे इट हैज टू एस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री। इट इज बेनिफिशियल इन बाय टू एस्पेक्ट्स। बेनिफिशियल है दो एस्पेक्ट से, यहाँ पे फिर आप लिखेंगे बेनिफिशियल है दो एस्पेक्ट से। नंबर वन, फर्स्टली, फिर एंड नहीं लिखेंगे, फर्स्टली इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज नहीं, ये सीपैक नेचर में नहीं आता, ठीक है। ये डेली रूटीन में नहीं आता, ये रोज हमेशा अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। तो इसमें आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं कि इट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। इट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, इट कैन ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट कैन ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फर्स्टली इट कैन ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब आपने कहा टू एस्पेक्ट, फिर आपने यहाँ पे बट क्यों डाला है, कंट्रास्ट क्यों बता रहे हैं एट द सेम टाइम। कंट्रास्ट आखिर में बताएं, पहले दो एस्पेक्ट्स आपने जो बात की है उस दो एस्पेक्ट्स को फॉलो करें। फर्स्टली इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। सेकेंडली, सेकेंडली यहाँ पे लगाएं सेकेंडली इट बूस्ट्स अप द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब आप मुझे बताएं कि जॉब प्रोवाइड करना और इकोनॉमी को बूस्ट करने में क्या बड़ा फर्क है। जॉब प्रोवाइड करना क्या गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अंदर सब पॉइंट नहीं है, तो दोनों एक पॉइंट हो गए। आपने दोनों पॉइंट को फर्स्टली और सेकेंडली टू एस्पेक्ट्स में दोनों बातें लिखी। फिर अगर आपने दो बातें, दो एस्पेक्ट्स कहने थे, तो फिर आपने चाइना का भी एंड करके जिक्र किया, तो ये तो 3 एस्पेक्ट्स हो गए। दो एस्पेक्ट्स तो सेम हो गई, तीसरा चाइना वाला एस्पेक्ट जो है वो भी आपने डाला, चाइना वर्क्स फॉर द कंट्री। चाइना क्या वर्क कर रहा है भाई, चाइना तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में चल रहा है। चाइना को तो यहाँ से 24,000 किलोमीटर वाला जो रास्ता है, वो मुश्किल से कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर का रास्ता भी नहीं पड़ रहा, जब वो पाकिस्तान के अंदर से आता है और गल्फ कंट्रीज की तरफ जा रहा है। मलाका से तो उसे 24,000 किलोमीटर का रास्ता बन जाता है।
तो चाइना कौन से किस कंट्री के लिए वर्क कर रहा है? वो तो अपने लिए वर्क कर रहा है। 3K, 3,000 किलोमीटर का, तो देख लें आप। तो ये डिफरेंस है। अगर आप टू एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं तो पहले फर्स्टली लिखे कि ये एस्पेक्ट है, फिर सेकेंडली लिखे ये एस्पेक्ट है, फिर लिखे बट ये वाला मसला आ रहा है। ऑन द कंट्रेरी कोई कनेक्शन डाल के लिखे ऑन द कंट्रेरी। अच्छा, चाइना पाकिस्तान, जब चाइना पाकिस्तान पूरा लिखते हैं तो फिर लिखे द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आल्सो वर्कड। अब वर्कड देखो, ये वीक एक्सप्रेशन है, ऊपर भी आपने वर्क किया, यहाँ पे भी किया, ठीक है। प्रोमोटेड, फोस्टर्ड एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम नहीं होता, या एनर्जी एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो उनको रिजॉल्व कर रहा होगा और बूस्ट कर रहा होगा या प्रमोट कर रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को। एडिशनली सी पैक इज अ हिंडर फॉर पाकिस्तान। हिंडर फॉर व्हाट? वो लिखना है आपने, व्हाट काइंड ऑफ हिंडर। अच्छा, इट इज रेजिंग इश्यूज। अच्छा, सीपैक रेज कर रहा है। ऊपर आपने बेनिफिट की बात की, नीचे आप गेम चेंजर आप कह रहे हो, नीचे आप अभी आ रहे हो इश्यूज की तरफ। तो भाई अगर आपने इश्यूज ही बताने थे तो फिर आपने गेम चेंजर क्यों कहा? गेम चेंजर तो पॉजिटिव कंसेप्ट में आता है, गेम चेंजर तो प्रोस्पेरिटी में आता है, गेम चेंजर तो बेनिफिट्स बेनिफिट्स में आता है। तो आप खुद लिख रहे हैं, आप खुद फॉलो करें कि ऊपर आप क्या कह रहे हो, नीचे आप क्या कह रहे हो। कहीं आप एग्री कर रहे हो, कहीं आप डिसएग्री कर रहे हो, एक ही पैराग्राफ के अंदर जहां आइडिया ही आपका एक ही होना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप आ गए, आपने इसको रेजिंग इश्यूज की तरफ आ गए कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो लिमिटेशंस ऑफ सी पैक आ गई कि भाई ये सी पैक की ये मसले भी हैं, अर्डल्स इन द वे ऑफ सी पैक, जो कि आपने लिखने ही नहीं थे इस पैराग्राफ के अंदर। द यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल, अच्छा, द यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल एक्शन रिपोर्ट 2024-2025। अच्छा, इसके मुताबिक पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड इनोसेंट पीपल बीइंग एंड द इनोसेंट पीपल आर बीइंग and the innocent people are being killed in Balochistan, and the innocent people and Chinese, यहाँ पे ही लिख सकते थे चाइनीज को, and Chinese are being killed in Balochistan। अच्छा, and also people of China, it is facing many problems in Pakistan। देखिए ये सारा प्रॉब्लम की तरफ आ गया और आपने अपना रिपोर्ट भी प्रॉब्लम के रिलेटेड दिया, तो गेम चेंजर फिर कहाँ से हुआ आप मुझे ये बताएं। गेम चेंजर तो नहीं हुआ ना कि अगर बलूचिस्तान को ही इससे मसले हो रहे हैं और चाइना को इससे मसले हो रहे हैं, तो फिर ये कौन सा गेम चेंजर है? कौन से गेम को ये बदल रहा है? ये तो दोनों का नुकसान का बायस बन रहा है। तो ये बात अगर आपने कही तो ये तो नेगेशन है, इटसेल्फ इट इज कंट्राडिक्टरी टू योर टॉपिक सेंटेंस। फिर आप देखें, ISK ग्रुप आपने लिखा है, फिर दीज ग्रुप्स आर रेजिंग मेनी प्रॉब्लम्स फॉर CPEC, दस CPEC इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज बट इट इज आल्सो रियूनिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को रियून। देखिए, एंड देन जब आप बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपको पता है कि चाइना आपका वाहिद कंट्री है जो आपका फ्रेंड है, चाइनीज लोग यहाँ पे, चाइना वाहिद मुल्क है जिसके लोग पाकिस्तान में मरते हैं, फिर भी चाइना जो है वो तैयार है और वो आपके साथ कोऑपरेशन कर रहा है, तो फिर आप सीपेक को कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान को रियून कर रहा है? रियून तो पाकिस्तान ने सीपेक को किया है। सीपेक का फेज 1 स्टार्ट होना था 2015 से, 2020 में खत्म होना था। आपने सीपेक का फेज 1 जो है 2024 में पूरा करवाया, वो भी कितने मुश्किल से पूरा हुआ 2024 में। 4 साल डिले किया आपने उस नेशन के प्रोजेक्ट को, जो कि एक दिन डिले होने पर भी जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है उनके लिए, कि अगर एक दिन भी उनका, एक घंटा भी डिले होता है उनका प्रोजेक्ट। आप पाकिस्तान जैसे नेशन ने उनका 4 साल प्रोजेक्ट को डिले किया, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, PPP आए, कौन आए? हुकूमत की वजह से। फिर आपने जो CPEC का फेज 2 2020 में स्टार्ट होना था, वो अभी 2025 में स्टार्ट हुआ है। अगेन उसका नहीं पता कि उसमें वो कब मुकम्मल होगा, उसमें हुकूमतें चेंज हो गई, फिर मसला आ गया, तो वो पाकिस्तान को रियून कैसे कर रही है? वो तो पाकिस्तान को अपने फायदा वो निकाल रहे हैं, लेकिन आपको फायदा फिर भी पहुंचा रहे हैं। वो चाहे तो वो इसको अभी भी तर्क करके कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ से
इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, इसमें इतना टाइम लगता है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से हम पाकिस्तान में काम ही नहीं करना चाहते, तो उनको क्या आप कोई कुछ कह सकते हैं? तो जो आपके लिए आपके लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए इतना काम कर रहा है, आप उसको लिख के दे दे एग्जामिनर को कि पाकिस्तान को रियून कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली एग्जामिनर कहेगा ठीक है भाई, अगर ये पाकिस्तान को रियून कर रहा है तो फिर मैं भी आपके राइटिंग को रियून कर देता हूँ। वो फिर आपके भी सारे मार्क्स काटेगा, कुछ देगा नहीं आपको। तो कोहेरेंस, अपना कोहेरेंस पे काम करें, कोहेरेंस पे काम करें, कोहेरेंस अपनी ठीक करें। कोहेरेंस मतलब लॉजिकल फ्लो ऑफ आपके आइडियाज हो। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स की करें, हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिर हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात करें। ये नहीं है कि कहीं पे हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जहां पे दिल किया वहां पे गेम चेंजर बेनिफिट्स की बात करना शुरू किए। ऊपर टॉपिक सेंटेंस में आपने कुछ कहा है, नीचे आपने कुछ कहा है, तो फिर डायरेक्ट लिखे ना, सी पैक posing challenges and both having challenges and prospects। फिर प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस जब आप लिखते हैं तो फिर वो पूरा ऐसे होता है। प्रोस्पेक्ट के लिए सब पॉइंट्स तीन प्रोस्पेक्ट के होंगे, सब तीन सब पॉइंट्स चैलेंजेस के होंगे, दोनों एक पैराग्राफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कोहेरेंस पे काम करें, और कोहेरेंस के साथ साथ जो है थोड़ा सा कोहेरेंस पे काम करें, और वोकेबलरी पे थोड़ा सा काम करें, वोकेबलरी की अपनी चॉइस को थोड़ा सा चेंज करें। बाकी आपका ठीक है, आप इंग्लिश में और तो कोई ऐसा मुझे मिस्टेक नजर नहीं आ रही। एक कोहेरेंस का मसला है इस पैराग्राफ के अंदर, और एक बस यही आपका चॉइस ऑफ वोकेबलरी पे थोड़ा सा काम करें, बाकी ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक रखते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।